पूर्णिमा की रात थी। शीशा अपने कमरे में आराम से गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके कमरे में अर्ध नागिन रूप धारण किए हुए दो नागिनें आकर बोलती है। महारानी, अब वक्त आ गया है कि आप शेषा को उसकी शक्तियाँ दें, उसे आदि नागिन बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। हम जानते हैं आज ही वो शुभ मुहूर्त है जब शेषा को आदि नागिन के पद के लिए चुना गया था। अब से इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। पर महारानी, इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या ये उस अद्भुत मंदिर के राज को राज बनाए रख पाएगी? शिव स्वयं अपने भक्तों को राह दिखाते हैं। सभी तारे अपने घर को बदलने के लिए तैयार हैं। शेषा के आदि नागिन के सफर की शुरुआत भी हो गई है। इतना कहकर महारानी अपने नाग रूप में आती है और सोई हुई शेषा को डंक मारकर उसमें अपना जहर भर देती है। एक ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं था। फिर महारानी वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आकर मंत्र का उच्चारण करके शेषा के अंदर आदि नागिन की सभी शक्तियों को समाहित करती है। कुछ पल बाद दोनों नागिनें वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और शेषा उठकर खुद से बोलती है। अरे यार, आज फिर से लेट हो गई। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद सो के उठी हूँ। खैर, फ्रेश हो जाती हूँ। अर्धव से भी तो मिलना है और वो वृंदा, वो आती ही होगी कॉलेज जाने के लिए। शेषा जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होती है और शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही होती है। तभी शीशे में अपने प्रतिबिंब की जगह एक लाल रंग का बड़ा सा नाग रूप उसे नजर आता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर कर चिल्लाती है। सांप, सांप, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। तभी कमरे में उसकी दोस्त वृंदा आती है और बोलती है। शेषा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो शीशे में एक बहुत बड़ा सांप देखा मैंने। हाँ, शीशे के अंदर। क्या कहा? शीशे के अंदर? भोलेनाथ, ये तो इशारा है कि शेषा अब आदि नागिन बन चुकी है और अभी से उस अद्भुत मंदिर के राज को संभालना है। दुश्मनों से उस शिव की धरोहर शिव शक्ति को बचाना है। वृंदा, सोच क्या रही है? देख ना, वहाँ सच में सांप है। अरे शेषा, कुछ नहीं है। तुम दिन में सपने देख रही हो। कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सच में देखो, हम दोनों हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है, शायद मुझे वहम हुआ होगा। चल, रेडी तो हो ही गई हूँ, कॉलेज चलते हैं अब हम। इतना कहकर दोनों सहेलियां घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ वक्त में कॉलेज भी पहुंच जाती है, जहां अर्धव उसका इंतजार कर रहा होता है। शीशा को देखकर वो उसके पास आकर बोलता है। शीशा, इतना टाइम लगा दिया आने में, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी, मेरे कमरे में वो सांप, मतलब कुछ नहीं। चलो क्लास चलते हैं। शीशा के मुंह से सांप शब्द सुनकर अर्धव वृंदा की तरफ देखता है और वो धीरे से पलके झपका कर सर हिला देती है। तभी अर्धव बोलता है। हाँ हाँ, चलते हैं क्लास में, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, कार में भूल गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, वेट कर रही हूँ। अरे अर्धव, रुको, मैं भी चलती हूँ। वो मैं फोन का चार्जर भूला स्कूटी में। तुम दोनों एक दिन मुझे मत भूल जाना। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। हाँ हाँ जान, जल्दी आ रहे हैं, तुम चलो। शीशा वहाँ से क्लास की तरफ चली जाती है। साथ ही अर्धव और वृंदा पार्किंग की तरफ जाते हैं, जहाँ अर्धव वृंदा से बोलता है। वृंदा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो वक्त शुरू हो चुका है? हाँ अर्धव, 100 साल पहले जो भविष्यवाणी नागलोक में हुई थी, उसका वक्त अब शुरू हो गया है। शेषा अब एक आदि नागिन बन गई है। यानी अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। पर सबसे पहले आदि नागिन को खुद से परिचित होना होगा। उसे जानना होगा कि उसका मकसद क्या है, क्यों उसे आदि नागिन के रूप में चुना गया है। हे भोलेनाथ, कृपा करना। चलो जल्दी चलो, नहीं तो शेषा को शक हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ही शेषा के पास जाते हैं। तभी शेषा बोलती है। अरे तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया, सामान लेने गए थे या फिर बनाने गए थे? अरे नहीं नहीं, वो जब मैं स्कूटी के पास पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं चार्जर घर पर भूल आई हूँ। ओ मेरी प्यारी दोस्त, बादाम खाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा तुम्हारा। और जी आप कुछ लेकर आए हैं या आप भी भूल गए? नहीं नहीं, मैं तो लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए शेषा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी, खुशी खुशी करूँगी। इतना कहकर शेषा खुशी से अर्धव को गले लगा लेती है।
जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं। तभी शेषा को क्लास में बैठे बैठे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसका गला सूखने लगता है और उसके शरीर में कंपन पैदा होती है। जैसे तैसे लेक्चर अटेंड करके शेषा जल्दी से क्लास के बाहर भागती है। वृंदा और अर्धव भी शेषा के पीछे जाते हैं। तभी वृंदा शेषा से बोलती है, शेषा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। बॉडी में अजीब से वाइब्रेशन भी हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, लो पानी पियो, सब ठीक है। अर्धव, मुझे लगता है हमें शेषा को घर ले जाना चाहिए। अर्धव और वृंदा जल्दी से शेषा को कार तक ले जाते हैं। अब शेषा की त्वचा धीरे धीरे सांप की खाल के रूप में बदलने लगी। ये देखकर शेषा डरते हुए बोलती है, वृंदा, ये क्या हो रहा है? देख, मेरी स्किन कैसे बदल रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अर्धव, जल्दी करो, हमें अभी के अभी शेषा को घर ले जाना होगा। अर्धव तेज स्पीड से कार भगाता है और कुछ देर में शेषा को घर तक ले आता है। जिसके बाद अर्धव शेषा को बाहों में उठाकर उसके कमरे तक ले जाकर बेड पर लिटाते हुए बोलता है, शेषा आंखें बंद करो और भोलेनाथ को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करते करते शेषा को राहत मिलती है और वो सो जाती है। तभी अर्धव वृंदा से बोलता है, वृंदा, शेषा को अब स्वयं भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हम तब तक इसे सच नहीं बता सकते जब तक शेषा उस पुराने तहखाने को खोलकर पत्थर में गड़ी अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल लेती। तुम जानती हो ना, आदि नागिन के अलावा कोई उस तलवार को छुएगा तो वो वहीं मर जाएगा। जानती हूँ अर्धव, भोलेनाथ खुद ही शेषा को उसके मकसद तक ले जाएंगे। अभी हमें इसे आराम करने देना चाहिए। इतना कहकर अर्धव और वृंदा वहाँ से शेषा के कमरे से बाहर आते हैं। कुछ वक्त बीतता है और शेषा उठकर बैठ जाती है, पर तभी अपने आसपास कमरे का नजारा देखकर उसकी सांसें बढ़ने लगती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शेषा के कमरे में हर तरफ नाग ही नाग थे, साथ ही वो खुद भी अर्धनागिन रूप में थी। ये सब देखकर वो खुद से बोलती है, भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन सा जादू है? मेरा रूप कैसे बदल सकता है? मैं अर्धनागिन कैसे बन गई? ये सब क्या है? और ये सारे नाग मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? वृंदा, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। शेषा जोर जोर से अर्धव और वृंदा को बुला ही रही होती है कि तभी सारे नाग एक साथ मिलकर एक बड़े पंचमुखी नाग में बदल जाते हैं। तभी वो पंचमुखी नाग अपने इंसानी रूप में आकर बोलता है, प्रणाम आदि नागिन, मैं आपको ही लेने आया हूँ। आखिर कौन है ये नाग और कहाँ ले जाएगा ये शेषा को? कहीं नाग के रूप में ये कोई दुश्मन तो नहीं? देखते हैं नागिन के अगले भाग में। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह नागलोक से आई दो नागिनें महारानी शेषा को उसकी शक्तियाँ दे देती है और किस तरह शेषा के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब आगे। कौन हो तुम और कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बोलो। आदि नागिन, मैं आपको सब बता दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। मैं जानता हूँ आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए आपको, पर याद रखिए जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरे साथ चलेंगी। पर मैं कैसे चलूं तुम्हारे साथ? ना मैं पूरी तरह से नागिन हूँ और ना ही पूरे इंसान हूँ। अपने मन में शिव को याद करें, आप अपने इंसानी रूप में आ जाएंगी। उस पंचमुखी नाग की बात सुनकर शेषा अपने मन में फिर से भोलेनाथ का जाप करती है, जिसके बाद कुछ ही पल में वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है। फिर वो उस पंचमुखी नाग से बोलती है, चलिए, कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। ठीक है आदि नागिन। इतना कहकर वो पंचमुखी नाग अपने दोनों हाथों को आगे लाकर कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके बाद शेषा के कमरे में ही एक मायावी दरवाजा खुल जाता है और वो पंचमुखी नाग बोलता है, चलिए आदि नागिन, आपके सवालों के जवाब लेने चलें। चलिए। तभी वो पंचमुखी नाग वापस से अपने नाग रूप में आ जाता है
जिसके बाद शेषा और वो पंचमुखी नाग उस मायावी दरवाजे के पार जाते हैं और वो दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। पंचमुखी नाग शेषा को लेकर एक बहुत ही पुराने तहखाने में जा पहुंचता है, जहां हर तरफ नाग वंश के नाग नागिनों की तस्वीरें लगी थी। तभी शेषा की नजर एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सर पर ताज पहने खुद शेषा की थी, जिसे देखकर वो बोलती है, ये सब क्या है? मैंने कभी ये कपड़े नहीं पहने, ये गहने, ये ताज, ये सब मेरा नहीं है। ये आप ही हैं आदि नागिन। ये तस्वीर आपकी ताजपोशी की है। ताजपोशी? और आप मुझे बार बार आदि नागिन क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं एक आम लड़की शेषा हूँ, मैं कोई नागिन नहीं हूँ। आपको सब समझ आ जाएगा कि आप कौन हैं और आपका क्या मकसद है। सब्र कीजिए। इतना कहकर पंचमुखी नाग शेषा को तहखाने के बीचों बीच बनी शिव की मूर्ति के पास ले जाता है, जिसके ठीक सामने एक छोटी सी चट्टान में अंदर एक तलवार गड़ी थी और एक नाग वहां कुंडली मारकर चट्टान के पास बैठा था। तभी पंचमुखी नाग अपने हाथ जोड़कर बोलता है, हे इस तिलस्मी तलवार के पहरेदार, यही है आदि नागिन जो इस तलवार को वापस निकालने आई है, ताकि ये दुश्मनों द्वारा जंग का ऐलान करने से पहले ही लड़ाई के लिए तैयार रहें। पंचमुखी नाग की बात सुनकर वो नाग वहाँ से चला जाता है। तभी वो शेषा से बोलता है, आदि नागिन आइए और अपनी इस तलवार को अपने हाथों से पकड़कर इस चट्टान से बाहर निकालिए। आइए, शिव के स्मरण के साथ ही इस कार्य का आरंभ कीजिए। आइए नागिन आइए। पंचमुखी नाग के कहने पर शेषा डरती हुई तलवार की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। तभी चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है। शिव की मूर्ति के आसपास लगी घंटियां अपने आप बजने लगती है। शेषा तलवार को पकड़ती है और शिव का जाप करती है। उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ वो खींचकर बाहर निकाल लेती है। जैसे ही शेषा तलवार को बाहर निकालती है, तभी शिव के सामने रखी दिव्य ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। ये देखकर पंचमुखी नाग बोलता है, मुबारक हो आदि नागिन, आपने अपना पहला लक्ष्य पूरा किया है अपनी तलवार को हासिल करके। ये तलवार आपको दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में सहायता करेगी। देखिए, आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। अब कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। ये तलवार, ये तहखाना, ये सब क्या है? मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दीजिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। सुनिए, आप हैं नागलोक की सबसे शक्तिशाली बलशाली आदि नागिन, जिसके जहर का कोई काट नहीं है, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। 100 साल पहले दुश्मनों ने धोखे से आप पर वार करके आपको चित किया था, पर अब वक्त आ गया कि आप वापस से सब हासिल कर लें। नागलोक की शान, शिव की शक्ति, नागमणि को दुश्मनों से वापस ले आए। क्या? नागमणि? और कौन से दुश्मन? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप मेरे साथ चलिए, आपको सब याद आ जाएगा। इतना कहकर वो पंचमुखी नाग शेषा को लेकर तहखाने के थोड़ा अंदर जाता है। वो एक कमरे के सामने जा पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा सा ताला लगा था। तभी पंचमुखी नाग बोलता है, आइए आदि नागिन, आपके सारे सवालों के जवाब इसके अंदर हैं, दरवाजे के उस पार। पर इस पर तो ताला लगा है, ये कैसे खुलेगा? अपनी तलवार से इस ताले को काट दीजिए। आदि नागिन हैं आप सब कर सकती हैं। जैसा आप कहें। शेषा पंचमुखी नाग के कहने पर अपनी तलवार से द्वार पर लगे ताले को काटकर द्वार खोल देती है। जैसे ही शेषा पंचमुखी नाग के साथ कमरे के अंदर जाती है, तभी उसे हवा में चमकता हुआ एक खूबसूरत ताज नजर आता है। तभी पंचमुखी नाग शेषा से बोलता है, आदि नागिन, यही है आपका ताज। गौर से देखिए, इसके बीच में जो जगह खाली है वो नागमणि की जगह है, जो आपके ताज में जड़ी हुई थी। पर वो मणि कहाँ है? कौन ले गया उसे? वही जो सालों से नागलोक के दुश्मन रहे हैं, वो चील जो दोस्त बनकर आए और उन्होंने दोस्ती में भी पीठ पर वार किया। इस ताज को पहनते ही आपको सब याद आ जाएगा आदि नागिन।
पंचमुखी नाग की बात सुनकर जैसे ही शेषा ताज को छूने लगती है, तभी उसे एक जोर का झटका तेजी से लगता है और पंचमुखी नाग बोलता है, रुकिए आदि नागिन, इस ताज को आप इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकती हैं। आपको शिव तांडव करके अपने भीतर के तेज को अपने माथे पर प्रज्वलित करना होगा और अपने अर्ध नागिन रूप में आना होगा। तब ये ताज खुद ब खुद आपके सर पर आ जाएगा। मुझे तांडव नहीं आता। आता है आदि नागिन, शुरुआत करो। पंचमुखी नाग के कहने पर शेषा अपनी आंखें बंद करती है और ओम नमः शिवाय बोलती है, जिसके बाद उसके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और वो तांडव करने लगती है। तांडव करते करते शेषा की त्वचा और आंखों का रंग बदल जाता है और तांडव के खत्म होते ही शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आकर बोलती है, मैं शेषा आदि नागिन लौट आई हूँ अपने इंतकाम को पूरा करने। शेषा के इतना कहते ही ताज खुद ब खुद शेषा के सर पर आकर सज जाता है। तभी वो अपनी आंखें बंद करके फिर से शिव को याद करती है और तभी उसे सब याद आने लगता है कि किस तरह आदि नागिन का ताज उससे छिन गया था और नागमणि दुश्मन ले गए थे। तभी शेषा एकदम से आंखें खोलती है और उसकी आंखों में क्रोध और बदले का भाव साफ स्पष्ट नजर आता है। तभी शेषा अपने पूरे गुरूर के साथ बोलती है, आ गई हूँ मैं वापस अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए, शिव की धरोहर नागमणि को वापस हासिल करने के लिए। हर किसी से बदला लूंगी मैं। जिसने मेरा यकीन तोड़ा है, जिसने मेरे साथ घात किया है, कोई नहीं बचेगा। ये नागिन सब पर वार करेगी। सावधान हो जाओ मेरे दुश्मनों, तुम्हारी मौत आ रही है। आदि नागिन की जय हो। तभी शेषा अपने इंसानी रूप में आती है, जिसके बाद वो पंचमुखी नाग के साथ वहाँ से अपने घर आती है और उसके आते ही कमरे में अर्धव और वृंदा भी आते हैं और एक साथ हाथ जोड़कर बोलते हैं, आदि नागिन की जय हो। हमें खुशी है शेषा कि तुम्हें सब ज्ञात हो गया। मुझे सब याद आ गया है कि तुम मेरी मित्र हो और अर्धव मेरा प्यार है, मेरा प्रेम है और तुम दोनों मेरी हिफाजत के लिए ही मेरे साथ थे। पर अब हम तीनों मिलकर उस अधूरी दास्तान को पूरा करेंगे जिसके लिए मैं लौट कर आई हूँ। जी आदि नागिन, अब मुझे आज्ञा दें, मैं जाता हूँ। पंचमुखी नागलोक में मैं आप तीनों का इंतजार करूँगा। इतना कहकर पंचमुखी नाग अपने नाग रूप में आता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शेषा के कमरे में एक खूबसूरत तोता उड़कर आता है और उसके कंधे पर बैठकर बोलता है, मेरी पहेली को सुलझाओ आदि नागिन। मैं दूंगा तुम्हें दुश्मन का पता। जो तेरा अपना है वो कड़वा सच है, पर तुझे मानना है। कोई चाह कर भी बदल सके, वो समय किसी का टालता है। इसका जवाब मौत है, जो हर किसी की निश्चित है। सही जवाब। तो तलाशो अपने मौत के सौदागर को, यही है तुम्हारे आसपास। इतना कहकर वो तोता उड़ जाता है। आखिर कौन है ये मौत का सौदागर और उसका आदि नागिन से क्या मेल है? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से शेषा को अपने आदि नागिन होने का मकसद पता चलता है और उसे अपने ताज के साथ अपनी तलवार भी मिल जाती है। साथ ही उसे अपने पहले दुश्मन का नाम पता चलता है। अब आगे। इतना कहकर वो तोता गायब हो जाता है। तभी वृंदा बोलती है, ये कौन है? मौत का सौदागर? यही तो पता लगाना है, ये तोता किसने भेजा। इसका मतलब यही है कि अगर मैंने इंसानी रूप में जन्म लिया है तो मेरे दुश्मन ने भी इस लोक में जन्म लिया है। मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। ठीक है, पर अभी काफी रात हो गई है, इस पर हम सुबह बात करते हैं। ठीक है, चलो तुम दोनों जाओ, सुबह मिलते हैं। शेषा की बात सुनकर वृंदा और अर्धव वहाँ से लौट जाते हैं और उनके जाते ही शेषा खुद से बोलती है, हे भोलेनाथ मेरी मदद करना। मुझे नहीं पता वो मौत का सौदागर कौन है, पर जो भी है मुझे शक्ति देना कि मैं उससे लड़ सकूं। इतना कहकर वो फिर से आराम करने लगती है। सुबह होती है
शेषा रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है और कॉलेज पहुंचते ही उसकी टक्कर एक चश्मा लगाए शरीफ से दिखने वाले लड़के अनूप से हो जाती है। उसके स्पर्श से शेषा को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी अनूप अपना चश्मा ठीक करते हुए शेषा को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ अर्धव आता है। तभी शेषा उससे बोलती है, अर्धव, वो लड़का कौन था? उसका स्पर्श कुछ अलग ही था। कौन लड़का शेषा? वो देखो, जिसने चश्मा लगाया है। होगा कोई, छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो कैंटीन, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अर्धव शेषा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। शेषा के दिमाग में उस लड़के का ही ख्याल बार बार आता है। कुछ दिन बीतते हैं और शेषा का बर्थडे आता है, जिसके चलते अर्धव अपने घर पर शेषा के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी रखता है, जहाँ सभी मेहमानों में अनूप भी अर्धव के घर आता है, जहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अनूप की नजर बस शेषा पर थी। शेषा उसकी सभी हरकतों को नोटिस करती है। कुछ देर बाद अनूप दबे पांव छत पर जाता है और शेषा भी उसके पीछे जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? सच बताओ। जी मैं अनूप हूँ। झूठ मत बोलो, सच बताओ, कौन हो तुम? जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अनूप ही तो हूँ। हे भोलेनाथ, कहीं मैं बेकार ही शक तो नहीं कर रही? क्या पता ये सच में एक आम इंसान ही हो। क्या हुआ आदि नागिन, किस सोच में पड़ गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, रुको मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। इतना कहकर अनूप अपनी आंखों को बंद करता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल आ जाता है, जिसके बाद अनूप आंखें खोलता है और उस थाल को शेषा को देते हुए बोलता है, ये लो आदि नागिन, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, देखो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अनूप की बात सुनकर जैसे ही उसकी दी तोहफे की थाल पर से ढका कपड़ा हटाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस थाल में वृंदा का कटा हुआ सर था। ये देखकर शेषा जोर से चिल्लाती है, वृंदा, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? क्यों मारा तुमने मेरी दोस्त को? मैं हूँ मौत का सौदागर, आदि नागिन। तभी पीछे से वृंदा शेषा को आवाज देती है। शेषा जल्दी से पीछे पलट कर देखती है और वृंदा को सही सलामत देखकर वो हैरानी से बोलती है, वृंदा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ शेषा? तुम इतने घबराई हुई क्यों हो? और क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो छत पर? सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। वृंदा, वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया था उस दिन कॉलेज में, वही है मौत का सौदागर। इतना कहकर जैसे ही शेषा वृंदा का हाथ पकड़कर पीछे घूमती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर शेषा बोलती है, ये कैसे हो सकता है? वो अभी यही था, मैंने खुद उसे देखा है, सच में। शेषा शांत हो जाओ, देखो यहाँ कोई नहीं है और अभी नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेहमानों के जाने के बाद हम इसको देखते हैं। वृंदा शेषा को समझाकर किसी तरह वहाँ से ले जाती है। जैसे ही दोनों वहाँ से जाती है तभी अनु फिर से वहाँ आकर बोलता है, मौत के सौदागर को पकड़ना किसी के बस में नहीं है, कभी भी कुछ भी बन सकता हूँ। आदि नागिन, तूने मेरे भाई को मारा था, तुमसे मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारे अपनों की मौत से ऐसा मायावी जाल बनाऊंगा ना कि तुम खुद अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगोगी। इतना कहकर अनूप चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शीशा नीचे जाकर केक कट करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीशा छत पर हुई सारी बातें वृंदा और अर्धव को बताती है, जिस पर अर्धव बोलता है, सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये मौत का सौदागर है क्या और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, तभी हम उस पर वार कर सकते हैं। अभी हमें उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम उसके बारे में जान सके? एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? नागलोक के लाल शिव मंदिर के अघोरी बाबा। वो हमें बता सकते हैं कि कौन है ये मौत का सौदागर। तो फिर देर मत करो, चलो हम तीनों अभी नागलोक चलते हैं। शीशा की बात सुनकर तीनों अपने इंसानी रूप से नाग रूप में आते हैं और नागलोक जाते हैं।
वहां पहुंचकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करके नागलोक के लाल शिव मंदिर में जाते हैं। उनको वहां देखकर अघोरी बाबा बोलते हैं, आ गई तुम आदि नागिन। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। प्रणाम बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमें नहीं पता वो दुश्मन कैसा है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। वो ना हवा है ना पानी, वो जो चाहे वो बन सकता है। वो मौत का सौदागर है आदि नागिन। आपने 100 साल पहले नागमणि के युद्ध में जिसको सबसे पहले मारा था, अस्तनासुर, ये उसका भाई है। वो अपना बदला लेने धरती लोक पर इंसानी रूप में आ पहुंचा है। याद रखना आदि नागिन, वो कभी भी किसी का रूप लेकर दूसरों के हाथों उसकी मौत करवा सकता है। इसीलिए ही उसका नाम मौत का सौदागर है। सतर्क रहना आप तीनों। पर बाबा, उसकी कोई पहचान तो होगी ना, कोई एक निशानी जिससे हम उसे पहचान सकें? एक निशानी है। उसकी आंखों का रंग हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कुछ वक्त बाद बदलता रहता है। और रात के चौथे पहर में उसकी ताकत सबसे कम होती है। इसी बीच उसे हराया जा सकता है। शुक्रिया बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौदागर का खेल शुरू हो गया है आदि नागिन। अब तुम अपने लोगों को बचा लो। ऐसे ही हर हर महादेव बोलते हुए वो अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शेषा बोलती है, वृंदा, अर्धव, अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। मौत का सौदागर कभी भी किसी भी भेष में आ सकता है। तुम चिंता मत करो शेषा, दुश्मन हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। जब तक हम तीनों साथ हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। इतना कहकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करते हैं और वापस से धरती लोक पर अपने घर आते हैं। तभी शेषा देखती है घर पर उसकी माँ मानसी लौट आई है। शेषा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और झट से उसके गले लगती है। तभी मानसी बोलती है, कहाँ थे तुम तीनों? अरे, मैं कब से तुम तीनों को सरप्राइज देने के लिए घर पर वेट कर रही हूँ। ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना तुम्हारा कोई अता पता है। वो माँ, हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे। एग्जाम आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई भी तो करनी होगी। खैर छोड़ो, मैंने तुम सब के लिए खाना बनाया है। बैठो, हम सब खाना खाते हैं। फ्रेश होकर आओ जल्दी। सभी फ्रेश होकर आते हैं और मानसी के साथ बैठकर उसके हाथों का बना खाना खाते हैं। जिसके बाद वृंदा और अर्धव अपने अपने घर चले जाते हैं। शेषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे मानसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो उठकर अपनी माँ के कमरे में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर क्या देखा आदि नागिन ने? क्या हुआ मानसी को? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शेषा को मौत के सौदागर की पहली झलक नजर आती है और उसके आने का मकसद पता चल जाता है। साथ ही शेषा की माँ मानसी भी घर लौट आई थी। अब आगे कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। मानसी हाथों में गुलदस्ता लिए बेड पर खड़ी हुई थी। अपनी माँ को इस तरह देखकर शेषा बोलती है, माँ, ये सब क्या है? आप बेड के ऊपर क्यों चढ़ी हुई हैं? अरे बेटा, मेरे कमरे में एक चूहा आ गया था। उसी को मारने और भगाने के चक्कर में ये हो गया। माँ, आप भी ना डरा ही दिया था मुझे। बेटा, तुझे पता है ना, मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में सो जाओ। ये सब हम सुबह ठीक कर लेंगे। चल ठीक है। शेषा मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, पर शेषा को मौत के सौदागर का कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तो वहीं मानसी भी जब से घर लौट कर आई थी, उसका स्वभाव कुछ अलग ही था, पर शेषा का इस बात पर इतना ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही एक शाम वृंदा और अर्धव दोनों शेषा के घर जाते हैं और अर्धव बोलता है, मैं और वृंदा हर चीज पर कड़ी नजर रख रहे हैं, पर उस मौत के सौदागर का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है।
कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बात बनेगी? दोनों शेषा से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मानसी आकर बोलती है। क्या हुआ बच्चों, किसे तलाश रहे हो? वो माँ, किसी को भी तो नहीं। ठीक है। वैसे कई बार ऐसा ही होता है, चीजें हमारे बिल्कुल सामने होती हैं, फिर भी हमें उनकी पहचान नहीं आती। इतना कहकर मानसी एक बेबसी सी हंसी हंसकर वहाँ से चली जाती है और शेषा बोलती है। पता नहीं, जब से माँ लौट कर आई है ना, उनका स्वभाव कुछ बदला बदला सा है। रात को जागती हैं, कुछ बोलो तो घुमा फिरा कर जवाब देती हैं। शेषा, तुम माँ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। कुछ तो अलग है, लेकिन क्या वो नहीं पता। एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो मौत का सौदागर यहीं आसपास है। हम यहीं हैं शेषा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शेषा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। शेषा जैसे ही कॉल पिक करके बातें करती है तो उसके आंसू बहने लगते हैं, साथ ही उसका फोन भी हाथ से गिर जाता है। ये सब देखकर अर्धव बोलता है। शेषा, क्या हुआ? किसका कॉल था? बोलो। वो हॉस्पिटल से कॉल था। वो कह रही है कि माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसी। शेषा, कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो यहीं है, घर पर हमारे साथ। हो सकता है वृंदा, मौत का सौदागर। नहीं शेषा, जरूर कोई मजाक कर रहा है। अगर माँ मौत का सौदागर होती तो इतने दिन तक उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? वृंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मानसी आती है और हंसते हुए बोलती है। क्या हुआ? मेरा सच पता चल गया कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, मौत का सौदागर। इतना कहते ही सामने खड़ी मानसी का रूप बदल जाता है और उसके लंबे लंबे पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़ते हुए बोलती है। आदि नागिन, आओ, वार करो मुझ पर। मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन। आओ आओ, देख किसे रही हो? माँ का चेहरा देखकर तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। मानसी के रूप बदलने और उसकी बातें सुनने के बाद शेषा, वृंदा और अर्धव भी अपने नाग रूप में आ जाते हैं। तभी शेषा बोलती है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी माँ को मारा, अब तुम्हारी मौत तय है। तू भी मरेगा जैसे तेरा भाई मरा था। आदि नागिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आदि नागिन को अपनी शक्तियों का घमंड है ना, फिर मुझे क्यों नहीं पहचान सकी? कौन हूँ मैं? इतना कहकर मानसी अपनी शक्तियों से शेषा पर वार करती है, पर वृंदा उसके आगे आ जाती है, जिस वजह से वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और अर्धव उसे कमरे में ले जाता है। वृंदा की ये हालत देखकर शेषा का गुस्सा और ज्यादा विकराल रूप लेता है और वो बोलती है। मौत के सौदागर, तेरी मौत तय है, वो भी इस आदि नागिन के हाथों। मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। शेषा जैसे ही मानसी पर वार करने लगती है, तभी वहाँ पर एक और मानसी आ जाती है, जिसे देखकर शेषा दंग रह जाती है और वो नई मानसी बोलती है। अरे शेषा बेटा, मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन तू फोन ही नहीं उठा रही। मैं एयरपोर्ट पर कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और ये कौन है? इसका रूप तो मेरे जैसा है। ये सब क्या हो रहा है? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शेषा इतना सोचती है कि तभी वहाँ एक और मानसी आती है। ऐसे ही करते करते मानसी जैसी दिखने वाली 5-6 औरतें वहाँ एक साथ आकर बोलने लगती हैं। ये नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ शेषा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के इतने सारे प्रतिबिंब देखकर शेषा को कुछ समझ नहीं आता। तभी शेषा क्रोध भरी आवाज में बोलती है। मौत के सौदागर, तू कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आज तेरा खात्मा तो मैं करके ही दम लूंगी। तू अपने छल से इस नागिन को कभी नहीं छल सकता। तेरा खेल आज मैं खत्म कर दूंगी। शेषा शिव का स्मरण करती है और उसके हाथों में उसकी तिलस्मी तलवार आ जाती है, जिसके बाद वो अपने सामने खड़ी सभी मानसी की आंखों को गौर से देखती है, पर सभी का रंग एक जैसा, एक समान था। जिसके बाद शेषा अपनी तलवार उठाती है
और सीधा दीवार के पार लगी हुई मानसी की फोटो के भीतर मारती है, जिसके बाद मानसी के प्रतिबिंब गायब हो जाते हैं और वो तस्वीर अनूप के रूप में बदलकर जमीन पर गिर जाती है और शेषा बोलती है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी माँ का भेष बनाकर मुझे छल्लेगा? भूल मत, मैं एक नागिन हूँ और कोई आम नागिन नहीं बल्कि एक आदि नागिन हूँ। मेरी नजरें हर तरफ है। जब तूने माँ की तस्वीर में अपनी आँखों का रंग बदला था ना, मैं तुझे तभी पहचान गई थी। मैं आऊंगा आदि नागिन, मैं जरूर आऊंगा और अपने छल से तुझे जरूर हराऊंगा। ये मौत के सौदागर का वादा है तुझसे। इतना कहकर अनूप यानी मौत का सौदागर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद शेषा अपनी तलवार उठाती है और उसे चूमती है, जिसके बाद वो तलवार भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अर्धव और वृंदा वहाँ आते हैं और अर्धव बोलता है, शेषा तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ के घर आने से लेकर उस फोन कॉल तक और फोन कॉल से लेकर उनके ढेरों रूप तक, ये सब कुछ एक छल था, वो भी उस मौत के सौदागर का। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे मौत की नींद सुला दिया है। वो तो ठीक है शेषा, पर माँ कहाँ है? माँ सही सलामत वही है जहाँ उनको होना चाहिए। सच तो ये है कि वो यहाँ कभी आई ही नहीं थी। इतने दिनों से बस वो मौत का सौदागर ही हमारे साथ था, वो भी ये सोचकर कि कब उसे वक्त मिले और कब वो वार कर सके। अब सब कुछ ठीक है, आगे भी मैं अपने दुश्मनों को ऐसे ही धूल चटाती रहूंगी। इतना कहकर शेषा वापस से अपने इंसानी रूप में आती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और रात को जब शेषा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से उठकर पूरे घर में सब और देखती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। और जैसे ही वो अपने कमरे में आती है, तो उसके सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था शेषा के कमरे में और किसकी थी वो हंसी? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह आदि नागिन अपनी तलवार से मौत के सौदागर को मौत की नींद सुला देती है और अपने पहले दुश्मन से जीत जाती है। और आखिर वो किसकी हंसी थी जिसे सुनकर आदि नागिन की नींद खुल गई। अब आगे शेषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उसके पंखे से किसी आदमी की लाश लटक रही थी। शेषा जल्दी से वृंदा और अर्धव को घर बुलाती है। कुछ ही पलों में दोनों वहाँ आते हैं। वृंदा जैसे ही उस लाश को देखती है, वो बोलती है, वो आ गया है। कौन वृंदा? वही जिसने तुम्हें धोखे से हराकर तुम्हारे ताज से नागमणि निकाली थी, वो लौट आया है। वो काल आ गया है। उसे पता चल गया है कि तुम आदि नागिन बन गई हो और तुमने अपने पहले दुश्मन को मार गिराया है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द उस अद्भुत मंदिर जाना होगा। उसके द्वार को खोलकर शिव शक्ति की उस किताब को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसी किताब में काल का अंत छुपा है। अगर वो किताब काल के हाथों में आ गई तो उसको हराना और मारना नामुमकिन हो जाएगा। शिव शक्ति की वो किताब, वो कभी उस काल के हाथों नहीं लगेगी, बल्कि जो उसने छीना है वो उससे वापस लेना है हमें। तीनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पंखे से लटकी हुई लाश में जान आ जाती है और वो उल्टा लटके लटके ही बोलता है, काल का अंत इतना आसान नहीं है। काल को सब खबर है कब क्या हो रहा है। आदि नागिन, जब तक तुम उस अद्भुत मंदिर तक जाओगी, काल वो शिव शक्ति की किताब हासिल कर लेगा। इतना कहकर हवा में लटकी हुई लाश गायब हो जाती है और ये देखकर शेषा बोलती है, वृंदा, अर्धव, हमें जल्दी से अद्भुत मंदिर जाना होगा। हर साल जब ग्रहों की दिशा बदलती है तो चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है, तभी अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाता है और वो शुभ मुहूर्त कल ही है। हमें जल्द से जल्द मंदिर जाना होगा। पर शेषा, मंदिर का द्वार कैसे खोलेंगे हम? हर साल जब हम वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, तब द्वार पहले से ही खुला होता है, वो भी बस कुछ पल के लिए। हम में से कोई नहीं जानता कि मंदिर के द्वार की चाबी किसके पास है। इन सभी बातों के जवाब तो हमें मंदिर जाकर ही मिलेंगे। इससे पहले कि काल का कोई खेल शुरू हो, हम तीनों को वहाँ जाना होगा।
अब चलो जल्दी करो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। शेषा की बात सुनकर तीनों जल्दी से अपने नाग रूप में आते हैं और हस्तिनापुर गांव जाते हैं, जहां शिव का अद्भुत मंदिर बना हुआ था। सालों से उस मंदिर की देखरेख मानसिंह नाम का एक पहरेदार कर रहा था। शेषा, वृंदा और अर्धव तीनों मानसिंह के पास उसकी हवेली में जाते हैं। उन तीनों को देखकर मानसिंह बोलता है, प्रणाम आदि नागिन। आपको कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? जी आदि नागिन, मैं इस अद्भुत मंदिर की देखरेख करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कौन है और यहाँ क्यों आई है। आप तीनों अंदर आइए, मैं सब बताता हूँ। इतना कहकर मानसिंह तीनों को हवेली के अंदर बुलाकर एक कमरे में लेकर जाता है, जहां नागलोक की कई महान नागिनों की तस्वीरें लगी थी। तभी मानसिंह बोलता है, मैं और मेरा परिवार सालों से शिव के अद्भुत मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं। हर साल मंदिर का वो मुख्य द्वार मैं ही खोलता हूँ, जिसके बाद नागों की नागरानी यहाँ आकर शिव की आराधना करती है। उनके जाने के बाद मैं द्वार बंद कर देता हूँ। ठीक है मानसिंह, इस बार भी तुम ही इस द्वार को खोलोगे और शिव की आराधना इस बार ये आदि नागिन करेगी और इस काल की मृत्यु भी तय है। शिव की धरोहर नागमणि को मैं दोबारा हासिल करूंगी। ठीक है आदि नागिन, मुहूर्त को शुरू होने में अभी कुछ घंटों का वक्त बाकी है, तब तक आप आराम करो। मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर मानसिंह वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वृंदा बोलती है, कुछ भी करके वो शक्ति की किताब काल के हाथों नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। धरती और नागलोक के बीच हमने जो शांति बनाई रखी है वो भंग हो जाएगी। इंसान खुद को देवता समझने लगेगा और राक्षस सब पर अपना कब्जा कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम साथ में हैं, हम शिव शक्ति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अद्भुत मंदिर का ये राज राज ही रहेगा। कोई राक्षस, कोई भक्षक, कोई इंसान शिव शक्ति तक नहीं जा सकता है। अब बस उस शुभ मुहूर्त के शुरू होने का इंतजार है, जब अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाएगा। तीनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वृंदा के कानों में बीन की आवाज आती है, जिससे उसे बेचैनी होने लगती है और वो बोलती है, ये तो बीन की धुन है। ये कोई सपेरा है। इसकी धुन मुझे कमजोर कर रही है। शेषा, वृंदा खुद को संभालो। अर्धव, तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं देखती हूँ ये सपेरा कौन है। शेषा की बात सुनकर अर्धव वृंदा को दूसरे कमरे में ले जाता है और सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देता है। और वहीं शेषा उस सपेरे को तलाशने के लिए बाहर निकल जाती है और धुन का पीछा करते करते वो जंगल में एक पुराने सूखे पेड़ के पास जा पहुंचती है। तभी वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ? कौन बीन बजा रहा है? सामने आओ मेरे। शेषा यूं ही 2-3 बार चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, पर कोई सामने नहीं आता। साथ ही बीन की आवाज भी बंद हो जाती है। तभी शेषा बोलती है, लगता है वो जो भी था काफी दूर जा चुका है। मुहूर्त शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। अद्भुत द्वार के खुलते ही मुझे उसके भीतर जाकर शिव की शिव शक्ति की किताब को सुरक्षित करना होगा। इतना कहकर जैसे ही शेषा अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, तभी उस सूखे पेड़ की जटाएं शेषा को पकड़ लेती है और उसे पेड़ के साथ बांध देती है। और तभी उस पेड़ पर बेल के पत्ते खिल जाते हैं, जिससे शेषा को अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। जिसके बाद उसके सामने काल प्रकट हो जाता है, जिसने अपने ताज में नागमणि को सजाया हुआ था। तभी वो बोलता है, क्यों आदि नागिन, काल के इस जाल से कैसे निकल पाएगी? यह बेल पत्थर तेरी ताकत को कम कर देंगे। मंदिर के द्वार खुलते ही ये काल उसमें प्रवेश करेगा और शिव शक्ति की किताब को हासिल कर लेगा और फिर इस दुनिया पर काल का राज होगा। नहीं काल, जो ख्वाब तू देख रहा है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इस आदि नागिन के होते हुए तू कभी शिव शक्ति की किताब को नहीं छू पाएगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है काल, और ये जाल मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। ये काल का जाल है आदि नागिन, तुम यहीं मरोगी और मेरी जादुई जटाएं धीरे धीरे तेरी सारी शक्तियां चूस लेंगी और तेरी जान भी। और वो तेरी 2 दोस्त, उनको तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। इतना कहकर काल शेषा के सामने ही अपना रूप बदलकर शेषा के रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद वो वहाँ से सीधा वृंदा और अर्धव के पास जाता है और उसे देखकर अर्धव बोलता है। शेषा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो ना, अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार के खुलने का समय हो रहा है। बस उसी सपेरे की तलाश में गई थी जो बीन बजा रहा था। ठीक है शेषा, जल्दी से शिव की पूजा की तैयारियां करो। शुभ मुहूर्त में हमें मंदिर के द्वार खुलते ही अंदर जाना है और शिव की आराधना करनी है। साथ ही शिव शक्ति को भी सुरक्षित करना है। वृंदा की बात सुनकर शेषा का भेष धारण किए हुए काल शिव की पूजा की तैयारियों में लग जाता है। तो वहीं दूसरी ओर काल के जाल में फंसी असली आदि नागिन शेषा भोलेनाथ को याद करते हुए बोलती है। हे भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। उस काल के हाथ कभी शिव शक्ति की किताब नहीं आनी चाहिए। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। कोई रास्ता दिखाओ, मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। शेषा ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करती है। तभी एक तेज प्रकाश उसके बदन पर पड़ता है और जिन जटाओं ने अभी तक शेषा को जकड़ा हुआ था वो खुद ब खुद उसे छोड़ देती है। आखिर ये किसकी रोशनी थी? किसने काल के जाल को तोड़ दिया और आदि नागिन को आजाद किया? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा अर्धव और वृंदा के साथ हस्तिनापुर गांव में अद्भुत मंदिर जाती है, जहां उनकी मुलाकात मान सिंह से होती है। तो वहीं काल और आदि नागिन का भी आमना सामना हो जाता है, जिसके बाद काल शेषा को बंदी बना लेता है और उसका रूप लेकर हवेली जाता है। अब आगे शेषा को उस रोशनी के पार कुछ नजर नहीं आता और वो बोलती है। कौन है आप जिसने मेरी मदद की? मैं स्वयं शिव हूँ शेषा। मेरा भक्त जब मुसीबत में होता है तो मैं खुद आकर उसकी सहायता करता हूँ और तुम मेरी परम भक्त हो। जाओ शेषा, तुम्हें जो कार्य दिया गया है उसे सफल करो, अपना नागिन धर्म पूरा करो। आपको कोटि कोटि प्रणाम भोलेनाथ। मैं आपकी शिव शक्ति की महिमा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कभी उसे दुश्मनों के हाथ नहीं आने दूंगी, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। शेषा के इतना कहने के बाद भोलेनाथ का चमकदार रूप गायब हो जाता है, जिसके बाद शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से में बोलती है। इस आदि नागिन के होते हुए कोई भी शिव शक्ति की उस पवित्र किताब को हाथ लगाना तो दूर, उसे देख तक नहीं सकता। जब जब दुश्मन ने शिव की शक्ति पर बुरी नजर डाली है तब तब उसका अंत हुआ है और आज भी होगा उस काल का अंत, वो भी इस आदि नागिन के हाथों। यहाँ एक तरफ शेषा आजाद हो जाती है, वहीं शेषा बना हुआ काल वृंदा के साथ पूजा की तैयारियां कर रहा होता है। तभी कमरे में मान सिंह आता है और बोलता है। आदि नागिन, शुभ मुहूर्त शुरू होने ही वाला है। आप अपनी तैयारी जल्दी पूरी कर दो, मैं द्वार की चाबियां लेकर आता हूँ। जी ठीक है, आप जाइए, हम सब आते हैं। जी जी ठीक है। इतना कहकर मान सिंह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काल मन ही मन में सोचता है। आ ही गया वो वक्त जिसका मुझे सालों से इंतजार था। अब ये पूरा संसार मेरा होगा। अब भगवान का नहीं बल्कि हर तरफ शैतान का राज होगा। शेषा, तुम कहाँ खो गई? चलो जल्दी करो। ठीक है। वृंदा, अर्धव और शेषा तीनों अद्भुत मंदिर में पहुंचते हैं, जिसके बाद मान सिंह वहां आता है और द्वार को खोल देता है। वहीं असली शेषा भी जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचती है, पर तब तक वृंदा, अर्धव और काल मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। काल के अंदर प्रवेश करते ही बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। तभी मान सिंह बोलता है। ये क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हे भोलेनाथ, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली? आदि नागिन कहाँ गई? मान सिंह की बात सुनकर अर्धव और वृंदा देखते हैं कि शेषा वहाँ पर नहीं है। तभी अर्धव बोलता है। शेषा कहाँ चली गई? शेषा। अर्धव, जल्दी तलाशो शेषा को। एक वही है जो शिव शक्ति पर सुरक्षा कवच चढ़ा सकती है। मान सिंह जी, आप भी बाहर जाकर देखिए जरा। वृंदा की बात सुनकर सभी शेषा को तलाशते हैं, जिसके बाद काल यानी कि शेषा
मंदिर में रखी शिव शक्ति की किताब के पास खड़ी हुई थी, जो कि एक सुरक्षा घेरे के अंदर थी। तभी वहाँ अर्धव और वृंदा आते हैं और बोलते हैं, शेषा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा आरंभ करो शेषा। हाँ शेषा जल्दी करो। मैं यहाँ ये किताब लेने आया हूँ। ये शिव शक्ति की किताब मेरी है। आखिरकार मैं इस किताब तक पहुँच ही गया। इतना कहकर काल अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर अर्धव और वृंदा के होश उड़ जाते हैं। तभी काल अपने जादू से उन दोनों को बंदी बना लेता है और अपना असली रूप लेकर बोलता है, मैं हूँ काल। अब मैं करूँगा इस दुनिया पर राज। शिव शक्ति की ये किताब मेरी होगी, काल की होगी। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जो मैं चाहता हूँ उसे हासिल करके ही दम लूंगा। इतना कहकर काल नागमणि की मदद से शिव शक्ति का सुरक्षा घेरा तोड़ देता है और जैसे ही शिव शक्ति की किताब को छूने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, तभी वहाँ शेषा आती है और जोर से बोलती है, वहीं रुक जा काल, तेरी मौत आ गई है। तेरे जैसे पापी को कभी शिव शक्ति की किताब नहीं मिलेगी। तो तू आ ही गई आदि नागिन। शिव शक्ति की किताब तो अब मेरी ही होगी। इस गलत फहमी से बाहर आ जा काल और आंखें खोल कर देख। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। आज तेरा अंत तय है काल, वो भी इस शुभ मुहूर्त में। इतना कहकर शेषा बंधी बने हुए अर्धव और वृंदा की तरफ देखती है। तभी उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वृंदा और अर्धव दोनों आजाद हो जाते हैं और आकर शेषा के पास खड़े हो जाते हैं। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, तेरे जैसी 10 नागिन भी आज मेरे सामने खड़ी होगी तो भी तू नहीं रोक सकती। भूल मत, मेरे पास मणि है जिसकी ताकत तुम सबसे कहीं ज्यादा है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसे न जाने कितनों को इस आदि नागिन ने मौत की नींद सुलाया है। इतना अहंकार अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। शिव शक्ति की रक्षा करना हम नाग नागिनों का फर्ज है। फिर चाहे इस फर्ज को पूरा करने में हमें हमारी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हर हर महादेव। इतना कहकर शेषा अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद वो अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और शिव का जाप करती है। तभी उसके हाथों में उसकी तिलस्मी तलवार आ जाती है, जिससे वो काल पर पहला वार करती है और बदले में काल भी उस पर वार करता है। ऐसे ही काल अपने जादू से अपने शस्त्रों को प्रकट करता है और एक के बाद एक वार करता है। इस बीच वृंदा और अर्धव भी घायल होकर अधमरी हालत में जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद काल नागमणि की सहायता से शेषा पर वार करता है, जिससे शेषा भी घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी काल बोलता है, आदि नागिन, ये जो मैंने तुझ पर वार किया है, इसके बाद तू अपना रूप नहीं बदल सकती, ना ही तेरी शक्तियाँ काम करेंगी। अब शिव शक्ति को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आज काल महाकाल बन जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता। हे शिव भगवान, इतना बड़ा अनर्थ मत होने दो। शिव, कोई रास्ता दिखाओ। नहीं करेगा तेरी कोई मदद। हर लोक में बस काल का राज होगा, काल का। सालों पहले मैंने तुझे हराया था, आज भी तू हारेगी नागिन, और यह काल जीतेगा। नागमणि भी मेरी, शिव शक्ति की किताब भी मेरी, और तुम नागिन बनोगी मेरी गुलाम। काल का होगा राज हर जगह। ऐसा कभी नहीं होगा काल, तू हारेगा। आज इस जगह अभी हारेगा। मुझे कोई नहीं हरा सकता नागिन, तेरा शिव भी नहीं। इतना कहकर काल शिव शक्ति की किताब की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है और शेषा बोलती है, शिव भगवान मदद करो, इस अनर्थ को होने से रोक लो। शिव, रोक लो। आज हम नाग नागिनों की रक्षा करो। तभी शिव की प्रतिमा के पास गड़ा हुआ त्रिशूल शेषा के आगे आकर गिर जाता है, जिसे देखकर शेषा बोलती है, मिल गया तेरा इशारा, मिल गया मुझे शिव शक्ति का राज। आज काल का अंत तय है। इतना कहकर शेषा अपनी पूरी हिम्मत करके उठती है और अपने हाथों में त्रिशूल को लेकर काल को ललकारती है। काल,
जिसे याद करना है याद कर ले, तेरी मौत आ गई है। ये देख, आदि नागिन तेरे सामने जिंदा खड़ी है। मेरी आस्था से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और ये शक्ति तो मुझसे कभी नहीं छीन सकता। आज आदि नागिन तेरा अंत करके रहेगी। जो चीजें गलत हुई हैं उसे सही करना ही होगा। शीशा की बात सुनकर काल जैसे ही पीछे पलटता है, तभी शीशा हर हर महादेव बोलते हुए हवा में उड़ती है और त्रिशूल को सीधा काल की छाती के आर पार कर देती है, जिससे काल की वहीं मौत हो जाती है और नागमणि उसके ताज से निकलकर शीशा के हाथों में आ जाती है। क्या शीशा का मकसद पूरा हो गया था या अभी भी किसी राज से पर्दा उठना बाकी है? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भोलेनाथ खुद आकर शेषा की मदद करते हैं और शेषा अद्भुत मंदिर तक जाती है। यहाँ वो काल से युद्ध करती है और नागमणि को हासिल कर लेती है। साथ ही शिव के त्रिशूल से काल का अंत करती है। अब आगे शेषा शिव के त्रिशूल को काल की छाती के आर पार करती है और काल का वही अंत हो जाता है, जिसके बाद नागमणि काल की ताज से निकलकर शीशा के हाथों में आ जाती है। शीशा नागमणि की मदद से वृंदा और अर्धव के सभी जख्मों को ठीक करती है, जिसके बाद तीनों मिलकर शिव की आराधना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद नागमणि खुद ब खुद आकर शेषा के सर के सजे ताज में स्थापित हो जाती है, जिसके बाद शेषा शिव के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, हे भोलेनाथ, आज आपकी कृपा की वजह से हमें नागमणि वापस मिल गई और मैं उसे आपके पास ले आई। हम नाग नागिनों को और हर उस इंसान को जो अच्छाई और भलाई के काम में लगा है उसे सफलता देना और मुझे शक्ति देना भोलेनाथ। जब जब कोई शिव शक्ति की किताब और नागमणि पर बुरी नजर डाले तो मैं उसका विनाश कर सकूं। इतना कहकर शेषा शिव शक्ति की किताब के पास जाती है, जिसके बाद वो अपनी तलवार से अपनी एक उंगली काटकर खून के कुछ कतरे जमीन पर गिराती है और कुछ मंत्रों का जाप करती है, जिसके बाद शिव शक्ति की किताब के पास वापस से एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। काल को मारने और नागमणि को हासिल करने के बाद शीशा वृंदा और अर्धव के साथ नागलोक वापस आती है, जहां बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है। तभी वहां नागलोक की महारानी आकर बोलती है, शेषा, मुझे पता था कि जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है तुम उसे जरूर सफल करोगी और तुमने वो कर दिखाया। सालों पहले हमारे दुश्मन ने जो घात हमारे साथ किया था, आखिरकार तुमने उसका बदला ले ही लिया। शुक्रिया महारानी, आप सब लोगों, वृंदा और अर्धव का भी इसमें बराबर का योगदान है। ठीक है, आज शाम नागलोक में हमारी जीत की खुशी का जश्न रखा गया है, तो तुम आराम करो, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर महारानी वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, सभी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, पर सभी नाग नागिनों के बीच में वृंदा मौजूद नहीं थी। शीशा उसे तलाशने के लिए इधर उधर देखने लगती है। तभी वो देखती है कि वृंदा किसी नकाबपोश आदमी से सभी से छुपकर कुछ बात कर रही है, पर जब तक शीशा उसके पास पहुंचती है तब तक वो आदमी वहां से जा चुका था। तभी शेषा वृंदा से बोलती है, वृंदा, तुम सबसे दूर होकर किससे बात कर रही हो यहाँ? किसी से भी नहीं तो शेषा, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। वृंदा मुझसे झूठ बोल रही है, जबकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है कि ये उस आदमी से बात कर रही थी। क्या हुआ शेषा, चलो ना, हमारा सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वृंदा शेषा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद वृंदा मन ही मन बोलती है, सब वैसे ही चल रहा है जैसा मैंने और उसने सोचा था। अब बस आखिरी दाव खेलना बाकी है, फिर सब हमारा हो जाएगा। इतना सोचकर वो सभी के साथ जश्न में खुशी मनाने लगती है, जिसके बाद अर्धव, वृंदा और शेषा तीनों नागलोक से धरती लोक आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, पर जब से वृंदा ने शेषा से झूठ बोला था, तब से शेषा को उसका स्वभाव कुछ खटकने लगा था।
पर क्योंकि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, इस वजह से शेषा वृंदा को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन शेषा वृंदा को बिना बताए उसके घर जाती है, जहां वो देखती है कि वृंदा के कमरे से कुछ हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही हैं। शेषा कमरे में करीब जाकर उन लोगों की बातें सुनती है। बस अब वो पल ज्यादा दूर नहीं है जब वो ताज, तलवार, शिव शक्ति और नागमणि सब हमारे होंगे। बहुत इंतजार कर लिया। हाँ, बस हमें हमारा आखिरी दाव चलना है, उसके बाद सब हमारा होगा और फिर हम उस शेषा का भी काम तमाम कर देंगे। हम दोनों के रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा फिर। सही कहा तुमने। अब शेषा को रास्ते से हटाने और उसकी जगह लेने का समय आ गया है। कमरे के बाहर खड़ी शेषा का यकीन ये सारी बातें सुन के चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद वो अपने नागिन रूप में आती है और खिड़की से छुपकर वृंदा के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि जिस इंसान के साथ मिलकर शेषा ये सारी प्लानिंग कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि अर्धव है। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाते हैं। शेषा वहाँ से वापस बाहर आती है और अपना रूप परिवर्तन करके खुद से बोलती है, इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। मेरे ही अपनों ने मेरा यकीन तोड़ा। कभी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी मैं वृंदा और आर्थव को। नागमणि की तरफ जो भी बुरी नजर उठेगी, ये आदि नागिन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो मेरा प्यार या फिर मेरी बचपन की सहेली ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बोल शेषा वहाँ से चली जाती है और वृंदा और अर्धव भी इस बात से अनजान थे कि शेषा उनका सच जान चुकी है, जिसके चलते दोनों ही अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना आखिरी दांव चलने की तैयारी करते हैं। तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पूरी नजर रखी थी। ऐसे ही एक शाम वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है, अर्धव, मेरी बात को गौर से सुनो। शेषा तुम्हें अपना सब कुछ मानती है। तुम्हें किसी भी तरीके से उसकी तलवार उससे छीननी है या उससे ले लेना। उस तलवार से हम महारानी को मार देंगे, क्योंकि वो तलवार खुद शिव ने शेषा को दी थी। उस तलवार के वार से कोई भी नाग नागिन नहीं बच सकता। जिसके बाद महारानी मर जाएगी और महारानी को मारने के जुर्म में शेषा से सब कुछ छीन लिया जाएगा, उसका ताज और शिव शक्ति की रखवाली भी, सब कुछ। और फिर वृंदा यानी मेरा नाम आएगा, क्योंकि शेषा के बाद नागलोक की सबसे उत्तम नागिन मैं हूँ। ठीक है, पर तुम्हें लगता है कि शेषा अपनी तलवार इतनी आसानी से हमें देगी? देगी। अर्धव उसे देना ही होगा। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक बार मैं आदि नागिन बन गई, मेरी ताजपोशी हो गई, फिर पूरे नागलोक पर हमारा राज होगा। इतना कहकर वृंदा अर्धव को तलवार लेने की योजना बताती है, जिसे सुनकर अर्धव बोलता है, ठीक है वृंदा, जैसा तुम कहोगी सब वैसा ही होगा। बस एक शेषा की तलवार हमारे हाथ लग जाए, फिर सब आसान हो जाएगा। ये देखो, ये है एक अभिमंत्रित किया हुआ खंजर। इसके वार से हम शेषा को कुछ समय के लिए बेहोश कर सकते हैं और फिर शेषा का रूप लेकर मैं महारानी को मार दूंगी। ठीक है वृंदा, अब मैं चलता हूँ। शेषा के पास जाना है, उसने मुझे बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है उसे। इतना कहकर अर्धव वहाँ से शेषा के पास जाता है। शेषा उसे देखकर भाग के उसके गले लग के बोलती है, अर्धव, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे कुछ नहीं, बस एक जरूरी काम कर रहा था। मुझसे भी जरूरी काम था? नहीं शेषा, तुमसे जरूरी तो कुछ भी नहीं है, तभी तो सब छोड़कर आ गया पास। इतना प्यार करते हो मुझसे? अरे खुद से ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? यही कि हम दोनों शादी करेंगे। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। अरे वाह, यही तो मैं इसे कहने वाला था, पर ये तो सामने से खुद मुझे यही कह रही है। तलवार तक जाने का यही तो रास्ता है। बोलो ना, क्या हुआ? प्यार करते हो ना मुझसे? शादी करोगे ना तुम मुझसे? पूरा नागलोक हमारे मिलन का जश्न मनाएगा। हाँ शेषा, मैं तुमसे शादी करूँगा। लो, फंस गई मछली जाल में। देखना अर्धव, मैं तुम्हें और वृंदा को कैसे तुम्हारी ही चाल में उल्टा फंसा देती हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा उसे गले से लगा लेती है। आखिर सब सच जानने के बाद भी शेषा ने अर्धव से शादी करने का फैसला क्यों किया,
क्या वृंदा नागमणि ले पाएगी? क्या अर्धव और वृंदा शेषा महारानी को मार देंगे? जानने के लिए देखते रहिए नागिन का अगला भाग। अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह शेषा के सामने वृंदा और अर्धव की साजिश का सच आ जाता है और सब कुछ जानने के बाद भी शेषा अर्धव के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है और अर्धव उसे हाँ बोल देता है। अब आगे अर्धव शेषा की तरफ से शादी का प्रस्ताव सुनकर खुश हो जाता है। ऐसे ही दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जिसके बाद अर्धव वहाँ से चला जाता है और शेषा खुद से बोलती है, इन दोनों को क्या लगता है कि ये मुझे पागल बनाकर मुझसे सब कुछ करवा लेंगे, पर ये भूल रहे हैं कि मैं कोई आम इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, बल्कि सर्वशक्तिशाली इच्छाधारी आदि नागिन हूँ। मेरे साथ चाल चलना इन दोनों को कितना भारी पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आती है और गुस्से से देखने लगती है। वहीं अर्धव शेषा के घर से निकलकर सीधा वृंदा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वृंदा बोलती है, वाह, क्या कमाल की खबर सुनाई है तुमने अर्धव। यही तो मैं चाहती थी कि तुम शेषा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी के लिए राजी करो। विवाह से पहले तुम्हारी ताजपोशी पर रस्म के अनुसार आदि नागिन की तलवार को दिया जाएगा। और देखो, अब तो सामने से खुद शेषा ने तुम्हें शादी के लिए कह दिया। लगता है भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि मैं आदि नागिन बन जाऊं। हाँ हाँ वृंदा, सही कहा तुमने। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज को अगर पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ठीक उसी तरह अब भोलेनाथ भी चाहते हैं कि तुम आदि नागिन बन जाओ। सही कहा तुमने अर्धव। और हाँ, अपने आसपास का भी ख्याल रखो। हमारा ऐसे रोज रोज मिलना, कहीं किसी को हम पर शक ना हो जाए तो हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठीक है वृंदा, तुम चिंता मत करो। तुम रानी और मैं राजा बनकर रहेंगे, चाहे कितनी भी लाशें क्यों ना बिछानी पड़ जाएं। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और शेषा महारानी से मिलने के लिए नागलोक जाती है, जहां महारानी शेषा को परेशान देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ शेषा, कुछ बात है जो तुम कहना चाहती हो? नहीं महारानी, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो शेषा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें बनाया है मैंने। मैं भली भांति जानती हूँ कि कोई न कोई बात तो जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। महारानी, अगर कोई अपना ही आप पर वार करना चाहे, आपको धोखा देना चाहे तो क्या करना चाहिए? शेषा, धोखा देना यानी यकीन और रिश्तों का खून करना, जिसकी कोई माफी नहीं होती। ठीक है महारानी, वैसे जो मैं यहाँ कहने आई थी वो तो भूल ही गई। मैं ये बताने आई थी कि मैं और अर्धव शादी करने का निर्णय ले चुके हैं। आने वाली पूर्णिमा की रात को हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बन जाएंगे महारानी। ये तो अत्यंत खुशी की बात है। मैं पूरे नागलोक में तुम्हारी शादी की घोषणा करवा देती हूँ, ताकि विवाह की तैयारियाँ आरंभ की जा सके। आखिरकार नागलोक की आदि नागिन का विवाह होने जा रहा है। जी महारानी, आज्ञा दे, मुझे जाना है, कुछ आवश्यक काम है। इतना कहकर शेषा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं महारानी भी अपने कहे अनुसार पूरे नागलोक में शेषा और अर्धव के विवाह का ऐलान करवा देती है, जिसके बाद पूरा नागलोक अर्धव और शेषा के विवाह की तैयारियों में लग जाता है। साथ ही रस्म के अनुसार अर्धव की ताजपोशी की तैयारियां की जाती है। वृंदा ये सब देखकर बहुत खुश थी। पूरे नागलोक में खुशी का माहौल था। तभी नाग नागिन अर्धव की ताजपोशी के लिए नाग रानी महारानी के दरबार में एकत्रित होते हैं। तभी शेषा और अर्धव को सिंहासन पर बैठाया जाता है और महारानी बोलती है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली पूर्णिमा को शेषा और अर्धव का विवाह होने वाला है, जिसके चलते नियमों और रस्मों के अनुसार आज अर्धव की ताजपोशी की जाएगी, ताकि वो पूरी तरह से आदि नागिन के वर होने योग्य बन जाए। ताजपोशी आरंभ की जाए। महारानी के इतना कहते ही महारानी की एक नागिन दासी हाथों में ताज लिए उसके पास आती है, जिसके बाद महारानी अपने हाथों से अर्धव के सर पर वो ताज पहनाकर उसे आदि नागिन का वर घोषित कर देती है और कहती है, शेषा, अर्धव की ताजपोशी तो हो गई। अब तुम अपनी शिव की दी हुई उस तलवार को अर्धव को सौंप दो, क्योंकि अब से वो उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है महारानी, जैसा आप कहें।
इतना कहकर शेषा सिंहासन से खड़ी होती है और अपने दोनों हाथों को आगे करके शिव का स्मरण करती है और उसके हाथों में उसकी तलवार आ जाती है, जिसे वो अर्धव के हाथों में सौंप देती है और कहती है, लो अर्धव, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कभी इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। कभी नहीं शेषा। पास ही खड़ी वृंदा ये सब देख रही होती है, जो मन ही मन बोलती है, वाह, ये दांव बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस पूर्णिमा की रात का इंतजार है, जब मैं शेषा का रूप धारण करके महारानी को मारकर शेषा को भी मार दूंगी। पूरे नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। कोई नहीं होगा जो मेरी शक्ति के आगे टिक पाएगा। इतना सोचकर वृंदा शेषा से बोलती है, शेषा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा और अर्धव का इतने बरसों का प्यार विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। सच में वृंदा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रही हो। इस खुशी का राज मेरा विवाह ही है या कुछ और? अरे तुम ही हो। तुम दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लगते हो। भोलेनाथ तुम्हारा साथ हमेशा यूं ही बनाए रखे। साथ तो जन्म जन्म तक का था, लेकिन तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया, अब इस साथ की उम्र बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी। अरे शेषा कहाँ खो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर शेषा सभी के साथ ताजपोशी के समारोह का लुत्फ उठाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, जहां एक तरफ वृंदा और अर्धव अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, तो वहीं शेषा भी उन दोनों पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ऐसे ही एक शाम शेषा नागलोक की एक झील के पास शांत बैठी होती है। तभी वहाँ अर्धव आकर बोलता है, शेषा क्या हुआ? तुम ऐसे अकेली उदास क्यों बैठी हो? अकेली कहाँ, तुम हो तो मेरे साथ। अरे पर मैं तो अभी यहाँ आया हूँ। तो बस यूँ समझ लो कि मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या बात है, अब तो जल्द ही पूनम की रात को हमारा मिलन होने वाला है। पर दिल में एक अजीब सी बेसब्री भरी हुई है। पूर्णिमा की रात तक का इंतजार नहीं हो रहा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम प्यार भरे कुछ पल एक साथ बिता सकते हैं? अरे कैसी बात कर रही हो? मुझे ऐतराज क्यों होगा शेषा? तुम मेरा प्यार हो, और कुछ पल क्यों, मैं तो अनगिनत पल बिताना चाहता हूँ। अर्धव की बात सुनकर शेषा बहुत ही प्यार से उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है, जिसके बाद वो अर्धव का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और बड़े प्यार से बोलती है, अर्धव तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जाम लेकर आती हूँ। ठीक है शेषा। शेषा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो हाथों में जाम लिए वापस आती है, जिसे वो अर्धव को देते हुए बोलती है, ये लो, इसे पी लो, खास तुम्हारे लिए बनाया है। जरूर शेषा। इतना कहकर अर्धव शेषा के हाथों से जाम लेकर पी जाता है, जिसके बाद शेषा उसके करीब जाकर बैठ जाती है और बोलती है, अर्धव तुम मेरा प्यार हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। आओ, आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना कि मेरे प्यार के अलावा तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इतना कहकर शेषा अर्धव को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद अर्धव का सर भारी होने लगता है और वो धीरे धीरे अपने होश खोने लगता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। आखिर क्या मिलाया था शेषा ने जाम में और क्या है शेषा की अगली चाल, जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अब तक आपने देखा कि किस तरह से शेषा अपनी चाल का पहला दांव चलती है और अर्धव को खुद से विवाह करने के लिए मना लेती है। विवाह की रस्मों के अनुसार नागलोक की महारानी के द्वारा अर्धव की ताजपोशी करके उसे आदि नागिन का वर घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच शेषा और अर्धव एक दूसरे के करीब आते हैं। अब आगे अर्धव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। धीरे धीरे वो अपने होश खो बैठता है और शेषा की बाहों में बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी गुफा में अकेला होता है और उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। तभी वहाँ वृंदा आकर बोलती है, अर्धव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं तो शेषा के साथ था, मैं यहाँ कैसे आया? शेषा के साथ नहीं, तुम तो जंगल के बीचों बीच बेहोश पड़े थे। मैं वहीं से गुजर रही थी
तो मेरी नजर तुम पर पड़ी और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। अगर मैंने वृंदा को सच कह दिया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। पर मैं जंगल में आया तो आया कैसे? अर्धव, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। अच्छा अब मैं आता हूँ, मुझे जरूरी काम है। इतना कहकर अर्धव जल्दी से वहाँ से उठकर शीशा के पास उसकी गुफा में जाता है जहाँ कोई नहीं होता। पर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकल रहा होता है तभी जंगल में उसे नजर आता है कि वृंदा किसी और से बात कर रही है और बोल रही है। अर्धव को अभी तक यही लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और शेषा के मरने के बाद मैं उसका साथ दूंगी, उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। पर उसे ये नहीं पता कि जल्द से जल्द अब महारानी और शेषा के साथ वो भी मौत की नींद सोने वाला है, वो भी मेरे हाथों। अब तुम जाओ यहाँ से। पूर्णिमा की रात जब मैं अर्धव के साथ महारानी को मारने महल जाऊंगी, तुम वहीं आ जाना, वहीं हम अर्धव को भी मार देंगे। ये सारी बातें सुनकर अर्धव को बहुत बुरा लगता है और वो खुद से बोलता है, यहाँ मैं इतने सालों से राजा बनने के लिए शेषा के सच्चे प्यार को छोड़कर इस धोखेबाज वृंदा का साथ दे रहा था और ये मुझे ही मारने की तैयारी कर रही है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ये जरिया बनाकर मुझे ही मारना चाहती है। पर अब मौत तो होगी, लेकिन इसकी, वो भी मेरे हाथों। इतना कहकर अर्धव अपना नाग रूप धारण करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे शेषा बेहोश नजर आती है और अर्धव उसके पास जाता है और अपना रूप परिवर्तन करके शेषा को उठाते हुए बोलता है, शेषा, शेषा क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गईं? क्या हुआ शेषा? अर्धव की बात सुनकर शेषा होश में आती है और बोलती है, पता नहीं अर्धव, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारे साथ थी ना। किसी ने मेरे सर पर पीछे से जोर से वार किया और आंखें खुली तो मैं यहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ। कोई बात नहीं शेषा, तुम ठीक हो ना हो, ये सब वृंदा का ही किया धरा है। पर अब उसे उसी के खेल में मात दूंगा। चलो शेषा, मैं तुम्हें गुफा में ले चलता हूँ तुम्हारी। इतना कहकर अर्धव शेषा को अपनी बाहों में उठाकर उसकी गुफा में ले जाता है और उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। तभी शेषा बोलती है, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाऊंगा। मैं बस तुम्हारा और बस तुम्हारा बनकर रहूंगा। फिर चाहे कोई मुझे कितना भी खुद का बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, मैं उसे हमें अलग नहीं करने दूंगा। उन दोनों की ये बातें गुफा के बाहर मौजूद वृंदा सुन लेती है और खुद से बोलती है, इन दोनों की ये नजदीकियाँ बहुत ही बढ़ने लगी है। मुझे इस पर रोक लगानी ही होगी। कहीं ऐसा न हो कि मैं जीती जीता ही बाजी हार जाऊं। बहुत मुश्किल से इस खेल में यहाँ तक आई हूँ। अब मैं किसी को भी इस खेल को बर्बाद करने नहीं दूंगी, फिर चाहे वो अर्धव ही क्यों ना हो। इतना कहकर वृंदा भी वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद शेषा से बात करने के बाद अर्धव भी वहाँ से चला जाता है। तीनों ही अपने अपने मन में अपनी अपनी अलग अलग योजना लिए हुए एक दूसरे पर वार करने की तैयारी करते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं। आखिरकार पूर्णिमा की रात के आने का वक्त हो जाता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। उस रात से पहले वृंदा अर्धव से मिलती है और बोलती है, अर्धव, तैयार हो ना? आज ही वो रात है जिसका हमें इतने समय से इंतजार किया है। हाँ वृंदा, मैं तैयार हूँ। शाम ढलने वाली है और पूर्णिमा की रात शुरू होने वाली है। मैं भी जल्दी से तैयार होकर शेषा के पास जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी उस खंजर के साथ। इतना कहकर वृंदा और अर्धव अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं बाकी सभी नाग नागिन मिलकर शेषा और अर्धव के विवाह की सभी तैयारियां समाप्त कर देते हैं। शेषा भी दुल्हन का जोड़ा पहनकर सर पर अपना आदि नागिन का ताज सजाकर पूरी तरह तैयार थी और आईने में खुद को देखकर वो बोलती है, आज मेरे इंतकाम की रात है। जिस धोखे को मैं पिछले 100 साल से जी रही हूँ, आज उसका अंत होगा। ये आदि नागिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसने शिव की शक्ति को ललकारा है, उसको गलत मकसदों के लिए इस्तेमाल करना चाहा है, उसका विनाश तय है। शेषा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्धव आता है और बोलता है, वाह क्या रूप है, क्या चमक है। शेषा, तुम तो इस पूर्णिमा के चांद से भी ज्यादा चमक रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आज नागलोक में 2-2 चांद हैं,
एक वो आसमान में और एक ये मेरे सामने। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस चांद की चमक हर उस बुरी ताकत को मिटा देगी जो मुझे बर्बाद करना चाहती है। क्या मतलब शेषा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा अर्धव, तुमसे एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना। हाँ हाँ पूछो। आज तक कभी तुमने मुझसे झूठ बोला है या कुछ छुपाया हो, कुछ ऐसा जो तुमने मुझे ना बताया हो? नहीं नहीं शेषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे कहूँ कि आज तक मैंने तुम्हें झूठ के सिवा कुछ कहा ही नहीं है। पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो शेषा? बस यूं ही दिल में आया तो पूछ लिया। आज हमारे मिलन की रात है और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई बात ऐसी हो जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। इतना कहकर शेषा अर्धव के गले लग जाती है। तभी वहाँ वृंदा आती है और शेषा की पीठ पर उसी अभिमंत्रित किए हुए खंजर से वार करती है। उस खंजर के वार से शेषा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और वृंदा बोलती है, अर्धव खेल शुरू हो गया है। शेषा ज्यादा देर इस अभिमंत्रित खंजर से बेहोश नहीं रह सकती, इसलिए हमें जल्दी ही जाकर महारानी के दरबार में उनको मारना होगा। ठीक है, चलो। तभी वृंदा कुछ मंत्रों का जाप करती है और शेषा के रूप में आ जाती है। अर्धव और शेषा दोनों महारानी के महल की तरफ जाते हैं, तो वहीं बाकी सभी नाग नागिन भी मंडप में अर्धव और शेषा के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शेषा बनी हुई वृंदा अर्धव के साथ महारानी के महल में पहुंचती है। तभी महारानी उनको देखकर बोलती है, अर्धव, शेषा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मंडप में जाना चाहिए। मैं बस वहीं आ रही थी। विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ होने वाला है। महारानी, हम विवाह से पहले आपका आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि हमारी आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी रहे। जी महारानी, शेषा सही कह रही है। इतना कहकर अर्धव तलवार को शेषा के हाथों में देता है, जिसके बाद शेषा तलवार को जमीन पर रखती है और दोनों झुककर महारानी को स्पर्श करते हैं। तभी महारानी बोलती है, हर हर महादेव, भोलेनाथ तुम दोनों को यूं ही साथ रखे। आपने तो हमें आशीर्वाद दे दिया महारानी, लेकिन अब हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। इतना कहते ही शेषा तलवार उठाकर महारानी के जिस्म के आर पार कर देती है और महारानी वहीं दम तोड़ देती है। उन दोनों को ऐसा करते हुए नागिन दासी देख लेती है और वो हर तरफ शोर मचा देती है। आखिर क्या सच में महारानी मर गई? क्या वृंदा अपने इरादों में सफल हो गई? जानने के लिए देखिए नागिन का अंतिम भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे नागलोक में शेषा और अर्धव के विवाह का जश्न मनाया जा रहा था। इसी के साथ वृंदा अभिमंत्रित खंजर से शेषा पर वार करती है और फिर उसका रूप धारण करके महारानी के महल में जाती है, जिसके बाद वो शेषा की तलवार से महारानी को मार देती है। अब आगे शेषा को महारानी को मारते हुए उनके दरबार की एक नागिन दासी देख लेती है, जिसके बाद वो दासी सभी लोगों में जाकर ये बात फैला देती है। इससे पहले कि कोई भी वृंदा और अर्धव को पकड़ पाता, वृंदा और अर्धव दोनों ही अपना रूप परिवर्तन करके वहाँ से चले जाते हैं और वापस से वहीं आ जाते हैं जहाँ पर शेषा बेहोश पड़ी थी। तभी वृंदा अपनी असली रूप में आती है और अर्धव से बोलती है, अर्धव, एक शिकार तो हो ही गया, अब शेषा को भी मार देते हैं। इससे पहले ये होश में आए और अपने लिए कोई सफाई पेश करे या फिर हमारे राज का पता चले, इससे पहले इसे भी मौत की नींद सुला देते हैं। हाँ क्यों नहीं, पर इससे पहले तुम मरोगी, वो भी मेरे हाथों। अर्धव, पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ कि तुम शेषा को मारने के बाद मुझे भी मार दोगी, क्योंकि तुम तो किसी और के साथ हो, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ तुम छल कर रही हो। अच्छा, मैं छल कर रही हूँ? और जो तुम दिन पर दिन शेषा के करीब जा रहे हो उसका क्या? सच तो ये है कि तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हें कहीं ना कहीं शेषा से प्यार हो गया है। हाँ है प्यार, क्योंकि वो सच्ची है। गलत मैंने उसके साथ किया, पर आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा, जिसके बाद मैं राजा बनूंगा, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं होगा। अर्धव इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ महारानी कुछ नाग सिपाहियों के साथ आती है। महारानी को जिंदा देखकर अर्धव और वृंदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी महारानी बोलती है, क्या हुआ?
आंखों को यकीन नहीं हो रहा देखकर कि महारानी जिंदा है, जिसे अभी कुछ क्षण पहले वृंदा ने शेषा बनकर मार दिया था। क्यों? सही कहा ना वृंदा? महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वृंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी बेहोश पड़ी शेषा उठकर बोलती है। बस करो वृंदा, और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारे और आर्धव के मन में क्या है क्या नहीं, ये मैं और महारानी अच्छे से जान गए हैं। और आज मेरे विवाह की नहीं बल्कि मेरे इंतकाम की रात है। शेषा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हमने कुछ नहीं किया। किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया और क्या कर रहा है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। राजा बनना चाहते थे ना आर्धव तुम, और तुम वृंदा, तुम महारानी को मारकर नागमणि, आदि नागिन का पद, शिव की तलवार और शिव शक्ति की किताब सबको हासिल करना चाहती थी। साजिश तो बहुत अच्छी थी, पर अफसोस कि तुम दोनों कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि इस आदि नागिन के वार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नहीं शेषा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं और वृंदा तो तुम्हारा भला चाहते हैं। हमने कुछ नहीं किया है महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। उस दिन तालाब के पास जो तुमसे मिली थी वो शेषा नहीं बल्कि मैं थी। मैंने तुम्हें जाम पिलाया था। उसके बाद तुम मेरे वशीकरण में थे। मैंने तुमसे शिव की तलवार को प्रकट करवाया और उसके बाद तुम्हें असली तलवार की जगह नकली तलवार दे दी। उसके बाद मैंने वृंदा का रूप धारण किया और तुम्हारे मन में वृंदा के खिलाफ शक भर दिया, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाओ। और फिर तुम्हें जो रास्ते में बेहोश शेषा मिली वो मैं ही थी। तुम दोनों को क्या लगा था कि चाल बस तुम दोनों ही चल सकते हो और तुम दोनों इतनी आसानी से जीत भी जाओगे? अरे मैं कोई आम नागिन नहीं हूँ, भूल गए क्या? मुझे मात देना किसी के हाथ में नहीं है, और जो मुझे धोखा देगा, मेरा बुरा करना चाहेगा ना, उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहते ही महारानी और शेषा अपने अर्ध नागिन रूप में आते हैं और शेषा बोलती है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। अब तुम्हारे पास ना तो शिव की तलवार है और ना ही शिव शक्ति का कोई अभिमंत्रित खंजर है जिससे तुम मुझ पर वार कर सको। नहीं नहीं शेषा, इतनी जल्दी भी क्या है? अब जब सबको सब पता चल ही गया है तो लड़ाई आमने सामने की होगी। मुझे आदि नागिन बनने से कोई नहीं रोक सकता, खुद आदि नागिन और महारानी भी नहीं। वृंदा, मौत तो निश्चित है, वो भी आज इस शुभ मुहूर्त में। 100 साल से तुम दोनों मुझे धोखा देते आ रहे हो, लेकिन आज तुम्हारे इस धोखे का अंत हो जाएगा। प्यार का और दोस्ती का बहुत ही अच्छा मजाक बनाया है तुम दोनों ने। कभी नहीं, मैं यहाँ तक आकर हार नहीं मानूंगी। मैं आदि नागिन बनकर रहूंगी। इतने सालों से जिस पल का इंतजार किया, उसके इतना करीब आकर उसे अपने हाथों से ऐसे ही नहीं जाने दूंगी शेषा। कुछ ख्वाब जिंदगी में ख्वाब ही रह जाते हैं वृंदा, और वो कभी हकीकत नहीं बन पाते। वैसे ही तुम भी एक ख्वाब देख रही थी जिसे आज मैं चकनाचूर कर दूंगी। इतना कहकर शेषा वृंदा पर पहला वार करती है, जिस पर वृंदा भी शेषा पर वार करती है। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे होते हैं। तभी शेषा गुस्से से वृंदा को घूर कर देखती है और अपने ताज में लगी नागमणि को छूती है और महादेव का जाप करती है, और उसके हाथों में शिव की आदि शक्ति माँ काली का शस्त्र आ जाता है और शेषा का रूप और भी विकराल हो जाता है, और उसी शस्त्र से वो वृंदा का सर धड़ से अलग करके बोलती है, आदि नागिन अपना इंतकाम लेकर ही रहती है, फिर चाहे उसे शिव की आदि शक्ति का रूप ही क्यों न धारण करना पड़े। वो हार नहीं मानती है, ना ही झुकती है। अर्धव, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर शेषा उसी शस्त्र से अर्धव की भी मुंडी धड़ से अलग कर देती है, जिसके बाद वो शेषा और अर्धव के पार्थिव शरीर के मुंडियों को उठाकर सभी नाग नागिनों के समक्ष जाती है और गुस्से में बोलती है, ये 2 कटे हुए सर इस बात का सबूत है कि हर एक नाग नागिन इस बात का ध्यान रखे कि शिव की शक्ति की रक्षा करना उनका परम फर्ज है, और अगर किसी ने भी उस पर बुरी नजर डालने का दुस्साहस किया तो उसका यही हाल होगा जो इस धोखेबाज वृंदा और आर्धव का हुआ है। शिव ने हमें खुद ये रूप दिया है, वरदान दिया है, शक्तियाँ दी हैं, जिनका गलत इस्तेमाल करने का बस एक ही परिणाम है, मौत, मौत और मौत। शेषा की बात सुनकर सभी नाग नागिन उसके नाम की जयकारे लगाने लगते हैं। तभी महारानी बोलती है, आज शेषा की इस बहादुरी ने ये साबित कर दिया
कि एक नागिन अपना इंतकाम हर हाल में पूरा करती है, फिर सामने उसका 100 साल का प्रेम हो या कोई साथी। शिव की शक्ति और उनकी धरोहर से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं उसे आदि नागिन से महारानी बना देती हूँ। अब से शेषा बस एक आदि नागिन नहीं बल्कि नागलोक की सबसे शक्तिशाली और बड़ी महारानी आदि नागिन होगी, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। ताजपोशी की तैयारी की जाए। महारानी की बात सुनकर सभी नाग नागिन शेषा की ताजपोशी की तैयारी करते हैं, जिसके बाद पूर्णिमा की शुभ रात को शेषा की फिर से ताजपोशी की जाती है। महारानी अपने सर का ताज उतारकर शेषा के सर पर सजाती है, जिसके बाद शेषा अपने ताज में सजी हुई नागमणि को अपने हाथों में लेती है और शिव की प्रतिमा के आगे खड़े होकर बोलती है, भोलेनाथ, आपकी धरोहर की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म था और हमेशा रहेगा। इस नागमणि की असली जगह मेरा ताज नहीं बल्कि आप हैं। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, ये नागमणि नहीं। आज मैं इसे आपको वापस सौंपती हूँ और मुझे शक्ति देना भगवान कि आने वाले हर एक युग में मैं आपकी ही भक्त बनूं। हर हर महादेव। इतना कहकर शेषा मणि को शिव के चरणों में रखती है और नागमणि खुद ब खुद शिव की प्रतिमा में समा जाती है और सभी नाग नागिन मिलकर शिव की प्रतिमा और शेषा पर फूलों की बारिश करने लगते हैं और इस तरह नागिन शेषा का इंतकाम पूरा होता है।